नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम काव्य दोषों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत के विद्वानों द्वारा, संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य दोषों के लक्षण को देखेंगे। उसके बाद हम एक एक करके काव्य दोषों को उदाहरण सहित देखेंगे। ज्यादातर परीक्षाओं में उदाहरण ही देकर पूछा जाता है, पंक्तियां देकर पूछी जाती है कि निम्नलिखित में कौन सा काव्य दोष है। तो देखते हैं, पूरी क्लास को अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा और नोट करना हो तो जो नोट जरूर करिएगा, क्योंकि लिखने से याद होता है। ठीक है, बाकी आप क्लास को कोई काम करते हुए केवल सुनकर भी याद कर सकते हैं। एक दो बार सुनेंगे, दो तीन बार सुनेंगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। देखते हैं काव्य दोष कहते किसे हैं। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्व गुण दोषमय है, यानी कि सृष्टि की जो रचना है इसमें गुण और दोष दोनों हैं, परंतु आचार्य जो है कवि को अपनी रचनाओं में दोषों से बचने का निर्देश देते हैं। ठीक है, आचार्य कहते हैं कि कवि को अपनी रचनाओं में दोषों से बचना चाहिए। परिभाषा की बात कर लेते हैं। जो तत्व काव्य, काव्य रस और काव्य सौंदर्य में शिथिलता, उपेक्षा अथवा अपकर्ष लाते हैं तथा शब्द और अर्थ में विकृति पैदा करते हैं, उन्हें दोष अथवा काव्य दोष कहा जाता है। साधारण सी बात है, जैसे स्वादिष्ट भोजन में कोई कंकड़ आ जाए तो भोजन का आनंद नष्ट हो जाता है, वैसे ही काव्य में कोई दोष आ जाता है तो काव्य का आनंद भी नष्ट हो जाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों को देख लेते हैं, काव्य दोष के लक्षणों को देख लेते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर परीक्षा में इन परिभाषाओं को दे दिया जाता है, इन पंक्तियों को दे दिया जाता है कि काव्य दोष की यह परिभाषा किसने दी है। जैसे कि भरत मुनि ने कहा है, एत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता। उसके अलावा दंडी ने कहा है, दोषा विपत्ते तत्र गुणा संपेते यथा। वामन कहते हैं कि गुण विपर्यास आत्मनो दोषा, यानी कि गुण के विरोधी तत्वों को दोष कहते हैं। अग्नि पुराण कहते हैं, उद्वेग जन को दोषो, यानी कि काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले को दोष कहा जाता है। वहीं विश्वनाथ कहते हैं, रसा अपकर्ष का दोषा। यह पूछा जा चुका है परीक्षा में, रसा अपकर्ष का दोषा, यानी कि काव्य की रमणीयता में जो अपकर्षक हो वही दोष है। आगे बढ़ते हैं, काव्य दोषों के भेद को देख लेते हैं, उनकी संख्या और उनके प्रकार को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि ने 10 काव्य दोष माने हैं, जिसमें पहला इन्होंने दिया है अगूढ़। भरत मुनि के 10 काव्य दोष हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज्यादातर प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि भरत मुनि के द्वारा दिए गया काव्य दोष नहीं है या है, तो 10 को याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सबसे पहला इन्होंने काव्य दोष दिया था अगूढ़, यानी कि इसमें बात सीधी नहीं बल्कि घुमा फिरा कर कही जाती है। दूसरा इन्होंने कहा था अर्थांतर, यानी कि जहां पर अवर्णनीय का वर्णन किया गया हो। तीसरा इन्होंने कहा था अर्थहीन, जहां अर्थ में असंबद्धता हो या चर्चा विषय के बाहर चली जाए। चौथा इन्होंने कहा था विन्यार्थ, जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हों। पांचवा इन्होंने कहा था एकार्थ, यानी कि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में साम्यता पर ध्यान देने से यह दोष आता है। छठा इन्होंने कहा था अभिलुप्तार्थ, यानी कि वाक्य को संक्षेप में पूर्ण किए जाने पर यह दोष उत्पन्न होता है। सातवां इन्होंने कहा था न्यायपेत, यानी कि प्रमाण रहित होने का दोष। आठवां इन्होंने कहा था विषम दोष, यानी कि छंद से रहित रचना विषम दोष कहलाती है। नौवां इन्होंने कहा था विसंधि दोष, यानी कि संधिहीनता का दोष विसंधि दोष है। और 10वां इन्होंने कहा था शब्दच्युत, यानी कि शब्द के प्रयोग के अभाव में जो उत्पन्न दोष है उसे शब्दच्युत दोष कहा जाता है। तो ये थे भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य दोष: अगूढ़, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायापेत, विषम दोष, विसंधि दोष और शब्दच्युत दोष। भामा की बात कर लेते हैं। भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। सामान्य दोष, जिसकी संख्या इन्होंने 11 बताई। वाणी दोष, जिसकी संख्या इन्होंने 4 बताई। अन्य दोष में इन्होंने 11 दोषों को लिया और इस तरह से भामा के अनुसार ये सभी समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। बात कर लेते हैं मम्मट की। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य दोषों को अधिक स्पष्टता से विवेचित किया है और इन्हें 3 प्रकार के काव्य दोषों में बांटा है। पहला इन्होंने कहा है शब्द दोष, जिसमें इन्होंने 37 संख्या ली है। अर्थ दोष के अंतर्गत इन्होंने 23 अर्थ दोष लिए हैं और रस दोष के अंतर्गत इन्होंने 10 रस दोष लिए हैं और इस तरह से इनके अनुसार दोषों की कुल संख्या 70 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी दोषों को देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे शब्द दोष, जिसे पद दोष भी कहते हैं।
जहाँ शब्दों की रमणीयता में अपकर्षत्व हो वहां शब्द दोष होता है और यह विभिन्न प्रकार के हैं। सबसे पहले है दुःश्रवता यानी कि श्रुति कटुत्व। ठीक है, नाम ध्यान दीजिएगा। श्रुति कटुत्व तो बहुत बार सुना होगा आपने, दुःश्रवता नहीं सुना होगा, तो इसे दुःश्रवता भी कहते हैं, श्रुति कटुत्व भी कहते हैं। जहां पर कठोर वर्णों से बने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सुनने में अच्छे नहीं लगते, वहां दुःश्रवता यानी कि श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे कि यह पहली पंक्ति, बक्करी अति डंकरी अस संकली खलु, यहाँ पर जो है कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया है, सुनने में अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ पर श्रुति कटुत्व यानी कि दुःश्रवता दोष हो जाएगा। एक और उदाहरण है, कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के। ये जो कटर कटर शब्द है यह कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी श्रुति कटुत्व दोष होगा। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्यों न विषय उत्कृष्टता करते विचारो उत्कृष्टता। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है यह पिछली परीक्षाओं में, तो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब की एक टक डटी रही टटिया अंगुरिन टारी, यहाँ श्रृंगार रस के प्रसंग में ट वर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी श्रुति कटुत्व दोष आ जाएगा। इसमें एकटक, डटी और टटिया का प्रयोग कानों के लिए द्विग जनक है। और उदाहरण कुछ देख लेते हैं, जैसे कि पावन पद वंदन करके प्रभु सब कब कात्यार्थ मिले मुझको। यहाँ पर कात्यार्थ जो है यह श्रुति कटुत्व है। कटुकर्ण कटुअर्ण है। शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, यहाँ पर शीतल छाय जो है यह कर्णकटु शब्द है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर सतदल, यहाँ पर भी निश्चल प्राण जो है यह श्रुति कटु शब्द है। ध्यान दीजिएगा, वीर और रौद्र रस के प्रसंग में जब ऐसे वर्ण आए तो वो दोष नहीं माना जाता, गुण माना जाता है। ठीक है, अगला काव्य दोष देखते हैं। यह है च्युत संस्कृति यानी च्युत संस्कारत्व या च्युत संस्कृत दोष भी कहते हैं इसको। यह कहाँ होता है, जहां कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो वहां च्युत संस्कृत दोष होता है। जैसे कि रति की लावण्यता, सरस्वती की चातुर्यता, लक्ष्मी की कौटिल्यता और सीता की सतीत्वता जगत विख्यात है। यहाँ पर जो शब्द है लावण्यता, चातुर्यता, ये जो है अशुद्ध शब्द है, व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं है। शुद्ध शब्द होने चाहिए लावण्य, चातुर्य, कौटिल्य और सतीत्व, इसलिए यहाँ पर च्युत संस्कृति या च्युत संस्कारत्व दोष है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्षण भर रहा उजाला में, यहाँ उजाला में के स्थान पे उजाले में होना चाहिए। मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। राजे विराजे मख भूमि में थे, यहाँ राजे के स्थान पर राजा होना चाहिए। उमड़ते पड़ते सर वृंद थे, यहाँ पर उमड़ते पड़ते शब्द के स्थान पर उमड़े पड़ते होना चाहिए। और अरे अमरता की चमकीले पुतलों तेरे वे जयनाथ, यहाँ पर तेरे प्रयोग नहीं होना चाहिए, तुम्हारे होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर च्युत संस्कारत्व दोष माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माफ कीजिएगा, अगला काव्य दोष देखते हैं। अप्रयुक्त दोष, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो व्याकरण कोश के हिसाब से तो ठीक हो लेकिन बोलने में नहीं आते हो, तो उनमें अप्रयुक्त दोष होता है। जैसे उत्तराशा रै का अधिपति है, यानी कि उत्तराशा पति उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर है, और रै का अर्थ होता है संपत्ति। तो यहाँ पर जो रै है इसका संपत्ति के अर्थ में प्रयोग ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, व्याकरण कोश के हिसाब से ठीक है। वहीं अगर बात करें अग पर प्लवक बैठे हैं, अग का अर्थ होता है वृक्ष और प्लवक का अर्थ होता है बंदर। व्याकरण के हिसाब से व्याकरण कोश के इत्यादि से तो ठीक है लेकिन बोलने में नहीं आते, इसलिए यहाँ पर अप्रयुक्तत्व दोष होगा। ठीक है, अगला दोष है ग्राम्यत्व दोष, जहां साहित्यिक भाषा में गंवारू शब्दों का ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष हो जाएगा। जैसे कि तुम तो निखबख गंवार हो, यहाँ निखबख जो है बिल्कुल शब्द के अर्थ के लिए आया है, तो यहाँ पर यह ग्रामीण ग्रामत्व दोष हो जाएगा। इतनी अरबराई क्यों कर रहे हो, यहाँ अरबराई शीघ्रता के अर्थ के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है ग्राम्यत्व दोष हो जाएगा। यह पंक्ति पूछी जा चुकी है। मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, इसमें मुंड जो शब्द है यह गंवारू है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हुआ है, शिष्ट साहित्य में इसका प्रयोग नहीं होता। मच्चक मच्चक मत चलो, इसमें मच्चक मच्चक शब्द यह गंवारू है। कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी ना आओ, यह जो द्वार शब्द है यह ग्रामीण है। ठीक है,
अगला काव्य दोष है अश्लीलत्व दोष। जहाँ भाषा में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे कि रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। यहाँ पर पाद शब्द जो है, जो गुप्सा व्यंजक है, घृणा व्यंजक है। यहाँ पर पाद का वाच्यार्थ तो पैर है, लेकिन व्यंग्यार्थ की बात करें तो अपान वायु, जिसे पाद भी कहा जाता है, पेट की गैस, वह भी है। अगला उदाहरण है उड़कर धूल पड़ी आंखों में दे वायु प्रिया ने सहलाई। यहाँ वायु देना का अर्थ है फूंक देना, पर उसका अर्थ जो है अपान वायु निकालना भी होता है। तो दूसरे अर्थ में यह शब्द जुगुप्सा व्यंजक है, घृणा व्यंजक है। अभिप्रेत पद प्रिया ने पाया। यहाँ अभिप्रेत पद पाया का अभिष्ट अर्थ जो होता है, इसका सामान्यतः अर्थ होगा अभिष्ट पद पाया, अभिष्ट पद प्राप्त किया। लेकिन प्रेत पद जो है वह मरने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मृत्यु के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष हो जाएगा? अश्लीलत्व दोष हो जाएगा। अगला काव्य दोष है अप्रतीतत्व। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसका संबंध किसी विद्या विशेष से हो या फिर वह शब्द पारिभाषिक हो, तो वहां पर अप्रतीतत्व दोष होता है। जैसे कि योषापस्मार के रोगी को कभी कभी शुद्ध मल्ल दिया जाता है। यहाँ पर योषापस्मार हिस्टीरिया रोग के लिए कहा गया है, और मल्ल जो है यह संख्या के लिए कहा गया है। संख्या एक तरह का जहर होता है। इस ध्यान से सब निज आशय करके नष्ट हुए निष्पाप। आशय का अर्थ होता है यहाँ पर वासना, जो कि एक पारिभाषिक शब्द है, इसलिए यहाँ पर अप्रतीतत्व दोष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला काव्य दोष है क्लिष्टत्व। जहाँ किसी अर्थ को समझने में कठिनाई पड़े तो वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे कि हरिप्रिया पितृवारी प्रवाह प्रतिम वचः। हरि का अर्थ होता है कृष्ण, कृष्ण की प्रिया लक्ष्मी, पितृ समुद्र, प्रतिम यानी कि समान, वचन यानी समुद्र के समान वचन बोले, इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। तो यह पंक्ति याद कर लीजिएगा, इसमें क्लिष्टत्व दोष है। इसके अलावा एक पंक्ति पूछी जाती है, हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। जो हेम के सुता के पति के वाहन जो है उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं है। यानी कि इस पंक्ति में हेम सुता पति वाहन का अर्थ हमें आसानी से नहीं देखने को मिलता है, सहज ही ध्यान में नहीं आता, हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि हेम सुता हिमालय की पुत्री यानी कि पार्वती के पति, सुता के पति, पति कौन है? शिव। शिव का वाहन कौन है? बैल। बैल किस अर्थ में लिया जाता है? मूर्ख के अर्थ में लिया जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस मूर्ख में, बैल में और तुम में कोई भी अंतर नहीं है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अर्थ निकालने में कठिनाई हो रही है, तो यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होगा। ठीक है, एक और उदाहरण इसको देख लेते हैं। मंदिर अर्ध अवधि हरि बधि गए, हरि आहार चली जात। कृष्ण मंदिर के अर्ध भाग की अवधि बताकर गए थे, पर सिंह के आहार बीते जा रहे हैं। यहाँ मंदिर जो है, मंदिर अर्ध का अर्थ होता है 15 दिन, और हरि आहार का अर्थ हुआ महीना। कैसे निकला यह? मंदिर भवन का आधा हिस्सा यानी कि पक्ष, यानी कि एक पक्ष यानी 15 दिन, और हरि अर्थात सिंह का आहार मांस, और मांस अर्थात मांस। इस तरह से इसका अर्थ निकालना पड़ा, इसलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। लंकापुरी, यह बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और परीक्षा में पूछा जा चुका है क्लिष्टत्व दोष का। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। यानी कि लंकापुरी के जो पति हैं यानी कि रावण, उसका भाई है कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण को उसकी नींद बहुत प्रिय थी, तो नींद नहीं आ रही। इस वाक्य का यह कहने का अर्थ हुआ। एक और देख लेते हैं वाक्य। सारंग ले सारंग चलो सारंग पुगो आए, सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग माए। यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इस वाक्य में, इस पंक्ति में, यह जो काव्य है इसमें सारंग शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे कि सारंग का अर्थ घड़ा हुआ, दूसरा अर्थ हुआ सुंदरी, तीसरा अर्थ हुआ वर्षा बादल, चौथा अर्थ हुआ वस्त्र यानी कि धोती, पांचवा अर्थ हुआ घड़ा, और छठा सातवां अर्थ हुआ एक तो सुंदरी और सरोवर हुआ यानी कि तालाब। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक स्त्री है जो कि घड़ा लेकर जाती है पानी भरने के लिए, तभी बादल, बारिश के बादल आ जाते हैं, तो वह अपनी धोती को, साड़ी को जो है भीगने से बचाने के लिए घड़े में डाल देती है और खुद जो है वह पानी में यानी कि सरोवर में, तालाब में चली जाती है। अगला काव्य दोष है न्यून पदत्व।
जहां अर्थ की प्राप्ति के लिए हमें शब्द बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े तो वहां पर न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे कि पानी, पावक, पवन, प्रभु जो असाधु त्यों साधु, जल, अग्नि, पावक और राजा जैसे बुरे के साथ वैसे ही भले के साथ बरतते हैं। यहाँ पर जो है असाधु और साधु के आगे प्रति या साथ जैसा कोई शब्द अर्थ समझने के लिए लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर न्यून पदत्व दोष होगा। अगली पंक्ति देख लेते हैं, जैसे कि उत्तम, मध्यम, नीच गति, पाहन, सिकता, पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर व्यतिक्रम जाने। उत्तम, मध्यम और अधम जनों की प्रीति क्रमशः पत्थर, रेत और जल के ऊपर बनी रेखा के समान होती है और उनका बैर इसके विपरीत अर्थात क्रमशः जल, रेत और पत्थर के ऊपर बनी रेखा के समान होती है। यहाँ पर जो ऊपर बनी हुई रेखा शब्द है, इसको ठीक से समझने के लिए यहाँ पर लगाना पड़ रहा है के ऊपर बनी हुई रेखा, ठीक है, और कवि ने इसका प्रयोग नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर यह काव्य दोष हो जाएगा। एक और यहाँ पर पंक्ति है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। तो यहाँ पर जो शब्द है तुम्हारा, यह बाहर से हमें लगाना पड़ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है, इस पंक्ति में यह नहीं है। यह पूरी पंक्ति इस तरह से है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। यहाँ पर तुम्हारा लगाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर न्यून पदत्व दोष हो जाएगा, ठीक है। अगला जो काव्य दोष है वह है अधिक पदत्व दोष। जहां अनावश्यक शब्दों का प्रयोग काव्य में किया जाता है वहां पर अधिक पदत्व दोष हो जाता है। जैसे कि मन मेरा स्फटिकाकृति निर्मल रहे सदा गुरुदेव। स्फटिकाकृति निर्मल का अर्थ है स्फटिक मणि के समान निर्मल, लेकिन इस अर्थ को देखने के लिए हम केवल स्फटिक निर्मल शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, यह पर्याप्त है। आकृति शब्द का प्रयोग जरूरी नहीं था, अनावश्यक था, इसलिए यहाँ पर अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। लिपटी पुहुप पराग में सनी सेद मकरंत। यहाँ पर जो पुहुप और पराग शब्द को देखें हम, तो पराग जो होता है वो फूलों का ही होता है, तो पुहुप जो है यह एक अधिक पद है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। अगला जो काव्य दोष है वह है अक्रमत्व। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से अनुचित हो या दूषित हो तो वहां पर यह अक्रमत्व दोष होता है। जैसे कि अमानुषी भूमि अबानरी करो, अर्थ है इसका भूमि को मनुष्य और बानरों से हीन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर अमानुषी शब्द भूमि के पूर्व नहीं किंतु पीछे आया है, पीछे आना चाहिए था, नहीं तो यह अर्थ निकलता है कि मनुष्यहीन भूमि को बानरों से रहित कर दूंगा। अमानुषी भूमि अबानरों करो, ठीक है, तो यहाँ पर अक्रमत्व दोष हो जाएगा। एक और उदाहरण है, सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनो संबल के हृदयावली भोपाल। यहाँ की जो विभक्ति है वह भोपाल शब्द के बाद आनी चाहिए, पहिराई जनो संबल हृदयावली भोपाल की, ठीक है, और यहाँ पर सीता जू रघुनाथ को अमल कमल माल की, इस तरह से आना चाहिए था, तब यहाँ पर अक्रमत्व दोष नहीं होता। यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेते हैं। थी सर्व में अधिक मंजुल मुग्धकारी, जादू भरी मुरलिका पति राधिका की। यहाँ पर पति शब्द राधिका के बाद आना चाहिए, ठीक है, मुरलिका राधिका पति की, इस तरह से आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अक्रमत्व दोष हो जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। यहाँ जननी हरि शब्द में हरि शब्द जननी के पूर्व में होना चाहिए था। राधा हरि की जननी यशोदा को घंटों गोद में लेकर बैठी रहती थी, इस तरह से इसका अर्थ होना चाहिए। अगला काव्य दोष देख लेते हैं, दुष्क्रमत्व। जब क्रम शास्त्र अथवा लोक दृष्टि से दूषित हो या अनुचित हो, जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। यहाँ पर जो खगराज है यानी कि गरुड़ है, इसका वेग मारुत यानी पवन से भी अधिक है पर मन से कम होता है, अतः खगराज का उल्लेख जो है वह मन के पूर्व होना चाहिए, मन से पहले होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा जब मन के वेग को लज्जित कर दिया तो फिर खगराज के वेग को लज्जित करने का क्या उल्लेख हुआ, ठीक है। इसको दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। मतंग का अर्थ होता है हाथी और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। मतंग तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है, अतः पहले जो है मांग होनी चाहिए मतंग की, यानी पहले जो होना चाहिए वह हाथी मांगना चाहिए। अगर हाथी नहीं दे पाएगा तब वो घोड़ा देगा, ठीक है। अगर वो पहले ही घोड़ा नहीं दे पा रहे तो वो हाथी कैसे दे पाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष होगा। अगला काव्य दोष है पुनरुक्त दोष। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, यानी कि जब वही बात दूसरे शब्दों में फिर से कही जाए, जैसे कि दृश्य बड़ा था रम्य, मंजू सुंदर मनमोहन। यहाँ पर मंजू सुंदर मनमोहन ये सब जो है शब्द एक ही शब्द के अर्थ की पुनरावृत्ति करते हैं, जो है रम्य शब्द की। ठीक है, तो यहाँ पर पुनरुक्त काव्य दोष हो जाएगा। मूर्छी परी सुधि नहीं, ये जो मूर्छा होना और सुधि नहीं होना ये दोनों एक ही बात होती है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति काव्य दोष हो जाएगा। कोमल कथन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ पर वही बात कही गई है दो बार। कोमल कथन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन, दोनों तो एक ही अर्थ हुआ, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त काव्य दोष हो जाएगा। कई बार शब्द की पुनरुक्ति काव्य की शोभा वृद्धि भी करती है, जैसे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में, तो वहां पर जो है यह काव्य की शोभा बढ़ाता है, वहां पर काव्य दोष नहीं होता है। अगला काव्य दोष है हत वृत्त या छंदोभंग। जब छंद के नियमों का पालन न किया जाए, इसमें या तो छंद के लिए नियत मात्राओं या वर्णों की संख्या या गणों की व्यवस्था नियम के अनुसार नहीं होती, या यति भंग होता है, या गति भंग होता है, या रस के अनुकूल छंद का प्रयोग नहीं हो पाता है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं हम। तू बेटी जीवन में आई, सुख की झोली भर लाई, सच्चे सुख की झलक बावली तूने प्रथम दिखाई। यह एक ताटंग छंद का दो चरण है। ताटंग छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 14 मात्राओं पर यति से 30 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर पहली चरण में तो मात्राएं ठीक है, यानी कि तू बेटी जीवन में आई, सुख की झोली भर लाई, यहाँ पर 16 मात्रा और यति और उसके बाद से 14 मात्रा हुई। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पहली पंक्ति में 30 मात्राएं हो रही हैं। लेकिन दूसरे चरण में 16 और तूने प्रथम दिखाई, यहाँ पर केवल 12 मात्रा ही हो जाती है, यहाँ पर 16। तो इस तरह से दूसरी पंक्ति में केवल 28 मात्राएं हो पाती हैं। इस प्रकार दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष हो जाएगा? हतवृत्त या छंदोभंग काव्य दोष हो जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। प्यारे के पांव मुख मुरली नाद जैसा उन्हें पा। यह चरण मंदाकांता छंद का है, जिसमें 4, 6 और 7 की यति से 17 वर्ण होते हैं। यहाँ पर चौथा वर्ण पा है, जिससे पहली यति पांव शब्द के बीच में पड़ती है। यहाँ पर जो पा है तो ये शब्द जो है कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर काव्य दोष हो जाएगा, यानी कि यति भंग काव्य दोष हो जाएगा। छंद में यति शब्द के बीच में नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे यति भंग दोष होता है। इस प्रकार इस उदाहरण में यति के नियम का पालन नहीं किया गया है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। दो समाज निमिराज रघुराज नहाए प्रात। यह दोहे का दो चरण है। यहाँ पहला चरण रघु पर समाप्त होता है। ठीक है, जिससे रघुराज शब्द जो है वह टूट जाता है यहाँ पर। ठीक है, आधा चरण पहले चरण के साथ पढ़ा जाता है और शेष आधा दूसरे चरण के बाद साथ पढ़ा जाता है। जैसे दो समाज निमिराज रघु राज नहाए प्रात, यह भी छंद के नियम के विरुद्ध है, इसलिए यह भी इससे अर्थ को हृदयंगम करने में बाधा पहुंचती है, तो यहाँ भी हतवृद्ध दोष होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अर्थ दोषों को। ठीक है, जिससे अर्थ की रमणीयता में अपकर्ष हो तो उसे अर्थ दोष कहा जाता है। ठीक है, और इसके कुछ भेद हैं, जैसे कि प्रसिद्ध त्याग, जहां जब कोई ऐसी बात कही जाए जो लोक या शास्त्र के विरुद्ध हो, जैसे कि बिहारी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इत आवत चली जात उत चली 6 सात घाट, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासनी साथ। एक और दोष होता है अर्थ दोष के अंतर्गत ग्राम्य दोष। जब ग्रामीण क्षेत्रों के शब्दों का प्रयोग किया जाए, शिष्ट साहित्य के रूप में वो न हो, वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। यह शब्दगत दोष भी है और अर्थगत दोष भी है। हे कन्ये, मैं तुम्हारी कामना करता हूँ, तुम मेरी कामना क्यों नहीं करती। अगला है साक्षांश। अर्थ संगति हेतु जब काव्य में शब्द की आकांक्षा बनी रहे, वहां साक्षांत दोष होता है। जैसे कि परम विरागी चित्त नित, पुनि देवन को काम, जननी रुचि पुनि पितु बचन, क्यों ताजी है बन राम। यहाँ क्यों ताजी है बन राम वाक्य द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि राम क्यों वन नहीं जाएंगे। इतने कारणों के होने पर भी अर्थ अस्पष्टता की आकांक्षा बनी हुई है। अगला दोष होता है अर्थ का घसीटना, जहाँ रूढ़ी या प्रयोजन के बिना किसी लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे कि थके हुए गुरुदेव ने अपने शिष्य से
पद संवाहन करने को कहा। यहाँ पद संवाहन पद में दोष है, इसकी जगह पांव दाबना कहना चाहिए था, इसलिए इसमें नयार्थता यानी अर्थ का घसीटना दोष आ गया है। निहितार्थता यानी कि अर्थ का मारा जाना, किसी शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करने से निहितार्थता दोष होता है। जैसे कि दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। यहाँ आमोदित शब्द सुगंधित के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसका प्रसिद्ध अर्थ खुशी होना है, इसलिए यहाँ पर निहितार्थता दोष होता है। तो ये क्लास मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, इसके PDF तैयार करने में मुझे कई पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अगला दोष है व्याहृत्व दोष। किसी वस्तु का पहले अपकर्ष या उत्कर्ष दिखाकर फिर इसके विपरीत उत्कर्ष या अपकर्ष दिखाने पर व्याहृत्व दोष होता है। जैसे कि रोड़ा द्वय रहु बाटका तजी पाखंड अभिमान, ऐसा जो जन है रहे ताही मिले भगवान। रोड़ा भया तो क्या भया पथी को दुख देव, हरिजन ऐसा चाहिए जैसे जिमी खे। यहाँ प्रथम दोहे में रोड़े का उत्कर्ष दिखाकर फिर दूसरे दोहे में उसी का अपकर्ष दिखाया गया है। ठीक है। अगला दोष है अपुष्टार्थ दोष। जहाँ किसी वस्तु के वर्णन में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके निकाल देने पर भी इच्छित अर्थ की प्राप्ति में बाधा न पड़े, वहां यह दोष होता है। जैसे कि कड़कड़ में है यहाँ व्याप्त दृग सुखकारी, मंजू मनोहारी मूर्ति मंजुल मुरारी की। यह मंजुल शब्द अनावश्यक है क्योंकि इसका समानार्थी शब्द मंजू यहाँ पर पहले से ही प्रयुक्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अपुष्टार्थत्व दोष होगा। अगला काव्य दोष देख लेते हैं। पथ प्रकर्ष, जहाँ प्रस्तुत विषय के क्रमागत उत्कर्ष को कोई हेय उक्ति कहकर नष्ट कर दिया जाए, वहां पथ प्रकर्ष दोष होता है। ये सभी काव्य दोष मैंने इसलिए यहाँ पर रखे हैं क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वह जो प्रसिद्ध है, सामान्यतः कई बार पूछे जा चुके हैं, वो तो नहीं पूछा जा रहा है। अचानक से कोई नया ही पूछ लिया जा रहा है, तो हम एक बार देखे रहते हैं, 2 बार देखे रहते हैं, तो हमें परीक्षा में उस समय याद आ जाता है। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिए। अभी हम आगे रस दोष भी देख रहे हैं। पथ प्रकर्ष दोष है रंध्र जाल है देखियत प्रियतन प्रभा विशाल, चामी कर चपला लख्यो कै मशाल मणिमाल। इस उदाहरण में प्रिय के तन की प्रभा का उत्कर्ष बताने के लिए चामी कर चपला कहकर कै मशान मणिमाल कह देने से पथ प्रकर्ष दोष आ गया है, क्योंकि स्वर्ग और विद्युत ज्योति के सामने मरड़ियों की मसाल सर्वथा फीकी है। ठीक है। अब देखते हैं हम रस दोष। रस दोष के उदाहरण ज्यादातर मिले नहीं मुझे, तो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, उस क्लास भी बहुत लंबी हो जाती, तो हम सामान्यतः समझ लेंगे। जब पंक्तियां आएंगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा रस दोष होगा। ज्यादातर रस दोष पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो बाद में हमें लग रहा है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गया। तो रस दोष को देख लेते हैं। जहाँ रस की रमणीयता में अपकर्ष हो वहां रस दोष से होता है, और इसके भेद इस तरह से हैं। जैसे कि स्वशब्द वाच्यत्व, जहाँ रस भाव विभाव आदि का वर्णन सनाम वर्णित हो वहां स्वशब्द वाच्यत्व दोष होता है। जैसे कि किसी पंक्ति में जैसे वहां कोई श्रृंगार रस की पंक्ति है तो वहां पर श्रृंगार शब्द आ गया। ठीक है। तो वो सब शब्द आ जाता है तो वहां पर काव्य का रस दोष होता है स्वशब्द वाच्यत्व। जैसे कि मुख सुखाही लोचन श्रवही, शोक न हृदय समाये, मनहु करुण रस कटकही उतरी अवध बजाए। यहाँ पर शोक न हृदय समाये, मनहु करुण रस कटकही कहकर क्रमशः शोक, स्थायी भाव और करुण रस का वर्णन कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर स्वशब्द वाच्यत्व दोष होगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जिस रस का वर्णन किया जा रहा है उस रस के अस्थायी भाव विभाव इत्यादि का वहां पर प्रयोग कर दिया जाए, उस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, तो वहां पर स्वशब्द वाच्यत्व दोष हो जाएगा। अगला दोष है विभावानुभाव के कष्ट कल्पना। जहां ये मालूम करना कठिन हो कि यह विभाव या अनुभाव किस रस का है, तो वहां पर यह दोष होता है। रस पुनरोक्ति दोष, जहां किसी रस का उत्कर्ष अपकर्ष बताने के लिए उसे बार बार उद्दीप्त किया जाता है, तब रस पुनरुक्ति दोष होता है। परिपथ रसांग परिग्रह, जहां प्रस्तुत रस के साथ उसके विरोधी रस की सामग्री का वर्णन कर दिया जाए, वहां परिपथ रसांग परिग्रह दोष होता है।
यह श्रृंगार रस के साथ भयानक रस का, जैसे कि श्रृंगार रस के साथ भयानक रस के अंगों का वर्णन कर दिया जाना, यह इंपॉर्टेंट है। परिपथ रसांग परिग्रह। अगला दोष है अकांड प्रथन दोष, जहां वर्ण विषय को छोड़कर अवर्ण या अप्रस्तुत विषय का विस्तार बतलाया जाए, वहां अकांड प्रथन दोष होता है। और अगला दोष है अंगभूत रसाति वृद्धि, जहां काव्य में प्रधान रस का बराबर ध्यान न रखने के कारण अन्य किसी रस का अधिक विस्तार के साथ वर्णन कर दिया जाए, तो वहां पर अंगभूत रसादि वृद्धि दोष होता है। अंगी विस्मृति दोष, जहां आवश्यक प्रसंग उपस्थित होने पर आलंबन और आश्रय को बिल्कुल भुला दिया जाए, वहां अंगी विस्मृति दोष होता है। प्रकृति विपर्य दोष, यह पूछा जा चुका है। जहां देश काल पात्र आदि का उलट फेर करके वर्णन किया जाए, वहां पर प्रकृति विपर्य दोष होता है। जैसे कि किसी देवता नायक के वर्णन में संयोग श्रृंगार रूपी रति का भाव वर्णित किया जाए, मनुष्य नायक का पर्वत आदि उठाने का वर्णन किया जाए। अगला दोष है अनंग वर्णन दोष, जहां जो प्रकृत रस का अंग न हो, वहां उस अंग का वर्णन कर देने से यह रस दोष होता है। अनौचित्य, रचना में औचित्य यानी कि लोक शास्त्र मर्यादा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न करने से रचना का रसभंग हो जाता है। कहा भी जाता है कि अनौचित्य से नान्य रस भंगस्य कारणम, अर्थात अनुचित्य के बराबर रस भंग का अन्य कोई कारण नहीं है। तो यह थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अपने दोस्तों के साथ भी आशा है आप इस क्लास को शेयर करेंगे। धन्यवाद।